प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने विद्यार्थी 29 फरवरी को विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए विज्ञान का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल मॉडल पेपर का A to Z सोल्यूशन बताने वाला हूं। और बच्चों, मैं आशा करता हूं कि हिंदी की तरह आप सभी का मैथ का भी पेपर अच्छा गया होगा। और बच्चों, आप सभी को भी विज्ञान के पेपर में अपना 100% देना है। और ये वीडियो देखने के बाद आप सभी का विज्ञान के पेपर में 70 क्लियर हो जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। क्योंकि बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं कि विज्ञान की कॉपी कैसे लिखना है, एग्जामिनर क्या क्या देखता है, और बोर्ड परीक्षा में 29 फरवरी कॉपी कैसे लिखना है, कॉपियां लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है, ठीक ना। और टॉपर बोर्ड परीक्षा के पेपर में कॉपी कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सब कुछ मैं आप सभी को इस पूरे वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। इसलिए आप सभी संबल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर देना। और बच्चों, आप सभी को विज्ञान के पेपर में कौन सी गलतियां नहीं करना है, सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं कि 29 फरवरी का बिल्कुल ऐसा ही आप सभी को पेपर देखने को मिलेगा जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सबसे पहले बच्चों क्या करना है, अपना यहाँ पे अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर भरना है। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिखना है। इतना करने के बाद बच्चों, यहाँ पे इस पूरे पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट। इसमें 15 मिनट में पेपर को पढ़ना है। और ये पेपर 2 खंड में रहेगा, खंड अ और खंड ब में। खंड अ के सारे प्रश्न बहुविकल्पी रहने वाले हैं, जिनको संख्या यहाँ पे 20 रहने वाली है, जिनको एमआर आंसर शीट पर हल करना होगा। और आप सभी को पता होगा कैसे हल करना है, क्या करना है, ठीक ना। और खंड ब जो होगा आप सभी का 50 नंबर का रहने वाला है। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले इस क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या पूछा गया है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस अवस्था में रखा जाता है। वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में, दर्पण के ध्रुव पर, ठीक ना, या दर्पण के ध्रुव यानी कि पोल और फोकस दूरी के बीच में। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जिन बच्चों का राइट आंसर पता होगा ये आपने जरूर बताना, ठीक ना। अब देखो बच्चों, क्या बोल रहे क्वेश्चन कि किसी भी वस्तु का वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए हम उसको कहाँ रखेंगे, हम उसको रखेंगे पोल पर और यहाँ पे फोकस के बीच में। पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो भी हमारी इमेज क्या बनेगा भैया, वास्तविक बनेगा और साथ में वस्तु से बड़ा बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों, आप सभी को 29 फरवरी का विज्ञान का कैसे लिखना है, इसके लिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखना, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक ना। अब चलो, अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। बोला ये जा रहा है कि किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है। किसी लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, इकाई क्या होता है, आपको बताना है। मीटर, प्रति मीटर, मीटर पर सेकेंड, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, किसी भी लेंस की क्षमता होती है उसको हम प्रति मीटर में मापते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि जब किसी श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। और सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, ये आपको बताना है। लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग या बैगनी रंग। तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा बैगनी कलर का। किसका हो जाएगा बच्चों, वायलेट कलर का हो जाएगा। आप सभी को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिएगा। जितना क्वेश्चन बता रहा भैया, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को तैयार करके जाना है। अब की बार पेपर में पक्का आएंगे। सूर्य स्वतः प्रतीत होता है कब, सूर्योदय के काफी समय बाद या काफी पहले, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, या दोपहर के समय, या सूर्यास्त के काफी बाद। तो बच्चों बताओ, सूर्य आपको सफेद कब दिखाई देता है, ये दिखाई देता है दोपहर के समय में। कब भैया देता है, दोपहर के समय में, एट नून पर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किन बातों पर निर्भर नहीं करता है। बताना है, चालक की लंबाई पर, ये तो भाई करता है। चालक के पदार्थ के घनत्व पर, चालक के अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल पर, या चालक के आकार पर। तो बच्चों, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो जो भी आपका रेजिस्टेंस होगा वो चालक के पदार्थ के घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब चलो, अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से समझिएगा कि कब 4 विद्युत चालकों का संयोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध शून्य होगा। सभी को समांतर क्रम में जोड़ने पर, सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, या एक को श्रेणी क्रम में और 3 को समांतर क्रम में, या 2 को श्रेणी क्रम और 2 को समांतर क्रम। तो बच्चों, अगर हम किसी भी प्रतिरोध को
किसी भी प्रतिरोध का न्यूनतम प्रतिरोध अगर प्राप्त करना होगा तो हम क्या करेंगे, सभी को समांतर क्रम में जोड़ देंगे, ठीक ना, यानी कि पार्श्व क्रम में जोड़ देंगे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता ली जाती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम या ओम का नियम। तो बच्चों देखो, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कैलकुलेट करने के लिए, ज्ञात करने के लिए हम दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का सहारा लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों हम आगे बात कर लेते हैं। आपका अगला उपभाग सेकंड है, इसमें केमिस्ट्री क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। तांबा, सोना, पोटेशियम या एल्यूमिनियम। तो बच्चों क्या होगा, पोटेशियम इसका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से एल्कीन कौन है। एल्कीन क्या है बच्चों बताना है। तो एल्कीन में आप सभी का कुल कितने बांड होंगे बच्चों, यहाँ पे कुल मिलाकर के 4 बांड होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, CH3 सिंगल बांड C और ट्रिपल बांड CH। इस प्रकार क्या होगा, ये एल्कीन का तत्व है, ठीक ना। अब चलो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि 1 बिलियन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इसका pH मान कितना होगा, 1, 3, 6 या 8। तो बच्चों देखो, लाल लिटमस पेपर को नीला करेगा तो जाहिर सी बात है कि बिलियन कैसा होगा भैया, क्षारीय होगा, और क्षारीय बिलियन का pH मान कितना होता है भैया, 7 से अधिक होता है, यानी कि 8 हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्लोरीन के अणु में अबंध पाए जाते हैं। क्लोरीन के अणु में कौन सा बंध पाया जाता है, आयनिक अबंध, एक सहसंयोजी अबंध, द्विसहसंयोजी अबंध या त्रिसहसंयोजी अबंध। तो बच्चों क्लोरीन के अणुओं में एक सहसंयोजी अबंध पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए धावन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी या विरंजक चूर्ण। तो बच्चों जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका सत्य हो जाएगा, विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। यही जो आपका पदार्थ है ये कुएं में डाला जाता है जल को शुद्ध करने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उभय अपघटन, योगात्मक अभिक्रिया या वियोजन। तो बच्चों देखो इसका क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन की पादप में जाइलम का क्या काम होता है, जल का वहन करना, भोजन का वहन करना, अमीनो अम्ल का वहन करना या ऑक्सीजन का वहन करना। तो पादपों में यानी कि पौधों में, ठीक ना, जो भी हमारे पौधे होते हैं, पौधों में जाइलम का काम क्या होता है, जल का वहन करना, भाई जल का सिंचाई करना, रिसाई करना, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया था। टमाटर, बैगन या मटर, सरसों। तो मटर का इस्तेमाल किया था। ये तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, ध्यान से समझिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंबवाहिनी। तो बच्चों इसमें देखो मादा जनन तंत्र का कौन सा भाग नहीं है, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका ये पुरुषों में पाया जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक ना। कई बार पेपर में क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सही बात है। क्लोरोफिल, ये भी सही बात है। सूर्य प्रकाश यानी रोशनी, ये भी सही बात है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना। स्वपोषी पोषण मतलब ऐसे जीव जंतु जो अपना पोषण, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद तैयार करते हैं। समजात अंगों का एग्जाम्पल क्या है भैया, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, हमारा दांत और हाथी का दांत, आलू एवं घास की ऊपरी भुस्तारी या इनमें से सभी। तो समजात अंगों के एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा हाथ होगा और साथ में कुत्ते का अग्रपाद हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है समझते भाई। ये बोल रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन किसमें द्वारा होता है भाई, किसके द्वारा होता है। अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लेशमानिया में। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है भैया, ये होता है बच्चों यहाँ पे ईस्ट में होता है। किसमें होता है, ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को याद रखना, कई बार पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों कि प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। लेमार्क, डार्विन, मेंडल या मार्गन। तो बच्चों प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन ये डार्विन के द्वारा किया गया था, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रखना, कई बार क्वेश्चन को पूछा जा चुका है पेपर में। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं पार्ट बी की तरफ।
बहुत सारे बच्चों को इसी पार्ट में दिक्कत रहता है कि सर हम कॉपी कैसे लिखे, कॉपी को कैसे रिप्रेजेंट करें। इसका हम तरीका समझते हैं भाई कि बोर्ड परीक्षा में 29 फरवरी को विज्ञान की कॉपी कैसे लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है और कॉपी लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है, सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो भैया जो भी बच्चे यहाँ तक वीडियो को देख पा रहे हैं, भैया एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो, ठीक ना। आइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा हुआ है। बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर की है। तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर और कहां पर दिखेगा। किरण अरे समझाना है, बताना है। तो बच्चों सबसे पहले ये समझो कि भाई इसको कैसे हल करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन डाटा में दिया गया ना, क्वेश्चन में डाटा दिया गया, सबसे पहले उसको हम कॉपी कर लेते हैं इसी प्रकार से, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सबसे पहले यहाँ पे देखो दिया गया है, ठीक ना, कि आर का मान, ठीक ना, त्रिज्या का मान दिया है कितना भाई 2 मीटर। यहां से हम फोकस दूरी का मान निकालेंगे r/2, 1 मीटर निकल करके आ जाएगा, इतना सही बात है। अब देखो वस्तु की दूरी क्या है भैया, 4 मीटर दूरी है, ठीक ना। और यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि उत्तल हो या अवतल हो, वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव रखी जाती है। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4 मीटर हो जाएगा। आपको प्रतिबिंब निकालना है, बी का मान निकालना है। कैसे करेंगे, दर्पण का सूत्र लगाएंगे 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u से, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा 1/v का मान रखोगे तो क्या हो जाएगा 1/f का मान क्या है, यहाँ से 1/1, ठीक ना, माइनस में 1/-4 यहाँ से। इसको जब हल करोगे तो कितना आ जाएगा 5/4 1/v का मान। तो v का मान उलट दोगे तो क्या हो जाएगा 4/5 आ जाएगा, यानी 0.8 मीटर आ जाएगा। तो बच्चों जो दूरी बनेगी ना, जो प्रतिबिंब बनेगा आपका इतने ही दूरी पर बनेगा। और क्या बनेगा भाई, अब इसी प्रकार से आप यहाँ पे हल करना होगा। इसका फिगर यहाँ से बना सकते हो। उत्तल दर्पण है तो यहाँ से वस्तु पीछे रखी जाएगी दर्पण के, ठीक ना, एकदम दर्पण की यहाँ पे पीछे रखी जाएगी, ठीक ना। उसके बाद से भैया देख सकते हो दर्पण के सामने रखा जाएगा और इसी प्रकार से उसका किरण रेखा बनेगा, ठीक ना, रिफ्लेक्ट करेगा। और यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा AB का यहाँ पे A' B' सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक ना। और फोकस और दर्पण, फोकस और पोल के बीच में बनेगा। इस प्रकार इसका नेचर भी लिख सकते हो, पूरा नंबर मिल जाएंगे, यहाँ से एक भी नंबर ना कटेगा। तो बच्चों जानते हो क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत यही होता है कि भाई पेपर में ना वो गड़बड़ से, हड़बड़ाहट से वजह से, हेजिटेशन की वजह से फिगर वगैरह नहीं बना पाते हैं और न्यूमेरिकल को सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इसलिए नंबर कटते हैं। तो भैया इस चीज को ध्यान में रखना है, आपको हेजिटेशन में नहीं आना है, आराम से हल करना है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान समझिएगा, ये भी एक न्यूमेरिकल ही क्वेश्चन है, ठीक ना। आराम से समझते हैं भाई। क्या पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है, ठीक ना। तो गणना करके बताइए कि दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति में किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। किरण अरे किसका विवरण है, 4 नंबर क्वेश्चन है। कैसे हल करेंगे, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, अधिक से अधिक उसको कहां देखना है भैया, 100 मीटर पे देखना है, यानी कि भी का मान 100 हो जाएगा, ठीक ना। भी का मान क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। आप भाई रखते हैं, देखो यहां पर दिया गया है, यहाँ पे भी का मान 100 मीटर और यहाँ पे आपको क्या भाई बताना है कि 100 मीटर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यू का मान आपको अनंत तक दिखाना है भाई, उसको बहुत दूर तक दिखाना है। फोकस का मान यहाँ से निकालना है आपको, फोकस का मान ही तो निकालना है। तो लेंस का सूत्र क्या होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक ना। इस प्रकार से यहाँ पे u और v का मान रख दोगे, ठीक ना। इतना तो भाई आप जानते ही होगे, इतना तो भाई आप 10th में पढ़ते हो, पूरा सिलेबस पढ़ लिए हो, पेपर देने आए हो, तो भैया इतना तो कैलकुलेशन जानते ही होगे कि कैसे होगा। ये वाला से यहाँ फोकस दूरी का मान निकल करके आ जाएगा। ये इसका आप निकाल सकते हो भैया, यहाँ पे एक अवतल दर्पण रख सकते हो, ठीक ना। और यहाँ पे आपका नेत्र है, तो अवतल दर्पण क्या करेगा, रेज को क्या करेगा भाई, अवसार कर देगा भाई, प्रसार कर देगा। और यहाँ प्रतिबिंब ना बनकर यहाँ पर बनेगा ताकि स्वच्छ दिखाई देगा अनंत दूरी पर, ठीक ना। इसी प्रकार से आप सभी को हल करना होगा और सारे फिगर को बनाना होगा, ठीक है। अब चलो बच्चों अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका भाई, इस बार पेपर में आने का चांसेस ज्यादा है। ओम के नियम क्या है, इसकी व्याख्या संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर कीजिए। यही बताइए कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। आइए बच्चों सबसे पहले हम ये समझते हैं भाई ओम का नियम क्या होता है। इसी प्रकार से लिखना होगा भाई, ठीक ना। इसमें लिखेंगे कि ओम का नियम, हेडिंग लगाएंगे इसी प्रकार से। अगर देखो काफी बढ़िया से लिखोगे ना भाई तो नंबर मिल जाएंगे, नंबर ना कटेंगे, ठीक है। लेकिन भाई क्वेश्चन को मत छोड़ना, कॉपी को बढ़िया बनाने में, ठीक ना। कभी कभी ऐसा होता है कि कॉपी अच्छा लिखने के चलते क्या होता है कि क्वेश्चन भी छूट जाता है, तो भैया क्वेश्चन को एक भी नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसमें लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर 2 बिंदुओं के बीच एक चालक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को, ठीक ना, धारा 2 बिंदुओं पर वोल्टेज के समानुपाती होती है। इसका परिपथ इस प्रकार होता है, यहाँ पे देख सकते हैं इसी प्रकार परिपथ लगा होता है। ये आपका वोल्ट मीटर, एमीटर, कुंजी, ये आपका धारा नियंत्रक, ये आपका प्रतिरोध तार होता है। इसी प्रकार से इसका सिस्टम लगा होता है। ये जो कॉन्जुगेशन से क्या है, जो भी आपका किसी भी तार में जो वोल्टेज होगी ना वो करंट के सीधा रेसिप्रोकल होगी, समानुपाती होगी। और यहाँ से जैसे हम प्रोपोर्शनल के साथ हटाएंगे, यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा आर, जिसका नाम है प्रतिरोध। क्या भैया प्रतिरोध नाम है, इसको हम यहाँ पे इस चिन्ह से डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, इसका मात्रक होता है,
ठीक ना, इस प्रकार से आपको याद रखना है। और दोनों के बीच में ग्राफ इसी प्रकार बनता है, वोल्टेज और करंट में सरल रेखा बन जाता है, ठीक ना, एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा। आप लोग बिल्कुल ऐसे ही बना करके आना अगर आएगा तो। और भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चालक का जो प्रतिरोध था किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले तो डिपेंड करेगा चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और उनकी प्रकृति पर। इन सभी बातों पर ध्यान देना है और इसी बात पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, जरा आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, एकदम बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है भाई कि एक विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना एवं कार्यविधि का चित्र बना करके स्पष्ट करना है। या तो ये बताओ कि परिवर्ती विद्युत धारा जनित्र का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना एवं कार्यविधि का चित्र बनाकर कीजिए। तो या तो ये करो ना तो ये करो, दोनों क्वेश्चन 6 नंबर का है भाई, ठीक ना। आइए बच्चों हम यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि विद्युत जनित्र क्या होता है, जनरेटर क्या होता है। इसमें यहाँ हेडिंग लगाना होगा इसी प्रकार से, विद्युत जनित्र। इसमें लिखेंगे कि यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे परिभाषा कर देना है। इसका सिद्धांत भी इसी प्रकार से लिखेंगे कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ठीक ना। क्या होता है कि और वह परिपथ और कुंडली में प्रेरित धारा बहने की लगती है, अतः कुंडली को घुमाने में व्यय यांत्रिक ऊर्जा इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदल देती है, ठीक ना। रचना में क्या लिखेंगे भैया, 3-4 यहाँ पे सिस्टम का नाम लिख देंगे, आर्मेचर, क्षेत्र चुंबक, सर्फी वाले ब्रश। और यहाँ पे क्या करना भाई, यहाँ पे इसका फिगर भी बना देना, ठीक ना, फिगर जरूर बनाना, ठीक ना, अगर आपको प्रैक्टिस करना होगा तो। चलो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आगे केमिस्ट्री क्वेश्चन। केमिस्ट्री आपका उपखंड यहाँ पे सेकंड वाला केमिस्ट्री वाला। आइए भाई एक एक क्वेश्चन को समझते हैं भाई, ठीक ना, देख लेते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बनाना है, प्रोपेनॉल का, 2 मेथिल पेंटेनोइक एसिड का, प्रोपीन का, 2 मेथिल ब्यूटेनॉल सेकंड का। तो यहाँ पे सबका यहाँ पे फिगर बनाना है भाई, चित्रित करना है। अगर आप फिगर नहीं बना पा रहे हो ना तो बस खाली इसका नाम लिख दो बस खाली, ठीक ना, आईपीसी नाम बस लिख दो भाई, क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे प्रोपेनॉल है ना, तो प्रोपेनॉल का क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2, इस प्रकार से लिख दोगे तभी नंबर मिलेंगे। और यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन है कि 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल, इसका क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे C6H12 और O2। प्रोपीन का क्या होगा C3H6 हो जाएगा और 2 मेथिल ब्यूटेनॉल सेकंड का क्या होगा C5H12 हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से लिख दोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे, आगे समझ में ना। चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका इससे ये पूछा जा रहा है कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम वे तत्व है जिनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 1, 2 तथा 3 है। इनमें किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है और कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है, प्रत्येक के लिए कारण सहित लिखना है, ठीक ना। 4 नंबर क्वेश्चन है, कैसे हल करेंगे समझिएगा। यहाँ पर इसमें आपको लिखना पड़ेगा, बस खाली 2 लाइन का क्वेश्चन है। इसमें लिखेंगे कि सोडियम का परमाणु क्रमांक या परमाणु आकार बड़ा होता है क्योंकि परमाणु आवेश में वृद्धि होने के कारण परमाणु क्रमांक में बाएं से दाएं जाने पर घट जाता है। और अगला हमारा क्वेश्चन लिखेंगे कि एल्यूमिनियम सबसे प्रतिक्रियाशील है क्योंकि इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा बाएं से दाएं पर जाने पर कम हो जाती है। इसी प्रकार से लिख देना, पूरा नंबर मिल जाएंगे, 4 नंबर यहाँ से पक्का मिल जाएगा। अब बच्चों अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना, यहाँ पे देखिए रिएक्शन को कंप्लीट करने वाला पेपर में हमेशा ये 7 नंबर का आता है, 6-7 नंबर का हमेशा आता है। ये देखो बच्चे ने भर रखा है, ये पिछली बार का पेपर है ना 2023 वाला। प्लास्टर ऑफ पेरिस को यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन करेगा, जिप्सम बनाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेगा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेगा। जिंक कार्बोनेट और यहाँ पे देखो जिंक ऑक्साइड बनेगा। और क्या बनेगा, यहाँ पे देखो बनाया गया है, मैं सबका बताऊंगा, ठीक ना। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम, ठीक ना, फिर यहाँ पे बेरिलियम क्लोराइड, फिर यहाँ पे सिल्वर नाइट्राइड। आइए बच्चों समझते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके साथ रिएक्शन करके जिप्सम बनाएगा। तो मैंने यहाँ पे पूरा लिख रखा है, यहाँ पे देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक ना, और ये जल के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे जिप्सम बना लेगा। चाहोगे तो यहाँ पे नाम भी लिख देना और भी अच्छा रहेगा। देखो ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बना लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेंगे। ये देखो जिंक कार्बोनेट है और जिंक कार्बोनेट भाई किस में टूटता है, जिंक ऑक्साइड में, साथ में ऑक्सीजन में। इसी प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, साथ में आप सभी हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। यहाँ पे देखो बेरिलियम क्लोराइड है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके बेरिलियम सल्फेट बनाएगा और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा। इसी के बाद से यहाँ पे देखो सिल्वर नाइट्रेट है और ये सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया करके सोडियम आयोडाइड बना सॉरी यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड बनेगा, साथ में सोडियम कार्बोनेट बना लेगा, ठीक ना, इस प्रकार से, ठीक है। तो बच्चों इसी प्रकार से आप सभी को रिएक्शन देना होगा, तभी अगर पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर ना कटेगा। चलो या तो भैया रिएक्शन कर लो, नहीं तो ये वाला कर लो कि वियोजन अभिक्रिया, संक्षारण या सदलेपन क्या होता है, इनके बारे में टिप्पणी लिख दो, यहाँ से भी 6 नंबर मिल जाएंगे, ठीक ना। तो भी आपके पास ऑप्शन होता है। चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि मेंडल के नियम क्या है, उनको उचित चित्रों के द्वारा समझाइए। तो आइए भाई समझते हैं मेंडल ने कौन नियम दिए थे। यहाँ पे देखो ध्यान से देखना कि मेंडल ने यह बताया कि 2 विपरीत युग्मक में से
केवल एक युग्मक के लक्षण पहली पीढ़ी में दिखाई देते हैं और दूसरा उपस्थित होते हुए भी दिखाई नहीं देता है। इसने सबसे पहली बात बोली। और अगला इसने 3 नियम दिए थे, मैंने एक ही नियम को यहाँ पे लिख रखा है कि पृथक्करण का नियम। इसमें क्या होता है कि किसी संकर में उपस्थित प्रत्येक लक्षणों के वैकल्पिक स्रोतों का अपनी पीढ़ी में एक निश्चित अनुपात 3:1 का अनुपात में पृथक हो जाता है। इस प्रकार से लिख दोगे भैया, पूरा नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक ना। इसी प्रकार से तो कॉपी को रिप्रेजेंट करनी है भाई, इसी प्रकार से लिखोगे पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर ना कटेगा, ठीक ना। मैंने भी ऐसे ही कॉपी लिखा था भाई, ये भी एक टॉपर के द्वारा कॉपी लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करने के लिए इस तरीके से लंब काट कर निमांकित चित्र बनाइए और उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन करना है। यहाँ पे देखो इस प्रकार से बनाया गया, ये परागकण है, ये वर्तिका है, ये आपका नर युग्मक है, ये पराग नली है, ये आपका अंडाशय है, ठीक ना। यहीं पे अंडज बनते हैं और यहाँ पे मादा युग्मक है, ठीक ना। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक भाग को क्या बोलेंगे, स्त्री केसर बोलेंगे। इसमें 2 शब्द लिख दो कि निषेचन पौधों में यौन प्रजनन की प्रक्रिया होती है जो परागकण नली के परागकण और अंकुरण के बाद होती है। नर युग्मक यानी पराग का मादा युग्मक यानी कि डिंब के साथ संलग्न करने को हम क्या बोलेंगे, द्विगुणित युग्मनज को जन्म देना निषेचन कहलाता है। इस प्रकार से 2-4 बातें यहाँ पे लिख दो भाई, पूरा नंबर मिल जाएंगे, यहाँ से घबराने वाली बात नहीं है, ठीक ना। चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके बारे में लिखो, वर्णन करो, या तो इसके बारे में लिखो, ठीक ना। और अगला हमारा क्वेश्चन वृक्काणु नेफ्रॉन के बारे में लिखना है। आइए समझते हैं वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है। इसमें क्या लिखना होगा, इसमें लिखेंगे कि वन विभिन्न पशु प्रजातियों का आवास प्रदान करता है। यह दुनिया के 80% असली जैव विविधता का घर है और कई अलग अलग मानव बस्तियों के लिए आजीविका का भी प्रदान करता है। हालांकि जंगलों को खत्म होने का मतलब पेड़ों का खत्म होना ही नहीं है, साथ ही संपूर्ण परिस्थितियों को भयानक परिणामों से गुजरना भी पड़ सकता है। यह हमारे लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए हमें वनों को सुरक्षित कर रखना है, इसको काटना नहीं है, नुकसान नहीं पहुंचाना है। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया था, वृक्काणु के बारे में पूछा गया था, नेफ्रॉन के बारे में पूछा गया था। भाई वृक्काणु क्या होता है, नेफ्रॉन क्या होता है, इसका फिगर वगैरह बनाना है, कार्यविधि भी लिखना है, ठीक ना। या तो ये करो नहीं तो ये करो कि मानव के पाचन तंत्र का फिगर बनाइए और इसके बारे में बताइए, पोषक प्रक्रिया के बारे में समझाना है। आइए समझते हैं वृक्काणु क्या होता है। इसमें लिखेंगे वृक्काणु की रचना। इसमें क्या लिखना है कि प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन होते हैं। प्रत्येक वृक्क नलिका का आरंभ प्याले जैसी रचना से होता है, जिसे वोमेन संपुट कहा जाता है। यह कोशिका गुच्छ नामक रक्त कोशिकाओं को एक जाल के साथ घेरता है और इसी प्रकार से बच्चों आप सभी को फिगर वगैरह बनाना है। यहाँ पे मूत्रवाहिनी होती है, इसी प्रकार से डायग्राम बना दोगे ना तो यहाँ पे 3 नंबर तो डायग्राम पे मिल जाएगा, 3 नंबर तो डायग्राम पे मिल जाएगा और 3 नंबर ये बात लिखोगे तो मिल जाएगा, पूरा 6 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। और भी आपको डाटा पता होगा इसके बारे में तो लिख सकते हो, मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक ना। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।